कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि क्यों बहुत सारे लोग, शायद हम में से ज्यादातर लोग, अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी वो जो असली वित्तीय आजादी होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, उससे कोसों दूर रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य ट्रेडमिल पर बस दौड़ रहे हों। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, बिल्कुल। और इसका जवाब शायद हमारे पैसे को देखने के नजरिए में ही छिपा है। अच्छा। हाँ, हमारी आज की जो स्रोत सामग्री है वो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अमीर पिता की सीख के विचारों पर आधारित है, और वो इसी मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग सोच सामने रखती है। हाँ, और ये जो फर्क है ना, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो वो पारंपरिक रास्ता है जिसे किताब में पुअर डैड की सोच कहा गया है। हाँ, वही कि भाई स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो और बस मेहनत से काम करो। हाँ, ये सलाह तो शायद हम सब ने सुनी है। बिल्कुल सुनिए, हमारे माता पिता, समाज, ज्यादातर लोग यही रास्ता दिखाते हैं। ये सुरक्षा पर, स्थिरता पर जोर देता है। पर फिर वो दूसरी सोच आती है, रिच डैड वाली। हाँ, रिच डैड का दर्शन, जो कहता है तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। ये सुनने में ही थोड़ा मतलब उल्टा सा लगता है ना? बिल्कुल उल्टा लगता है शुरू में, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। सही बात है। तो आज हम इसी पहेली की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिच डैड वाली सोच आखिर है क्या चीज, और इसका उस चूहा दौड़, रैट रेस से क्या लेना देना है। हाँ, ये रैट रेस शब्द भी बहुत आता है। किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग अनजाने में ही इसमें फंसे हुए हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि स्रोत से मिले इन विचारों को साफ तौर पर रख सकें। तो चलिए शुरुआत इसी रैट रेस से करते हैं। क्या है ये आखिर? स्रोत सामग्री इसे कैसे समझाती है? भागकर ऑफिस जाओ, दिन भर काम करो, फिर महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार। हाँ, वो सैलरी क्रेडिट का मैसेज। बिल्कुल, सैलरी आती है, बिल चुका दिए, थोड़ी जरूरतें पूरी हुई और फिर पैसा खत्म, और फिर अगले महीने का इंतजार। हाँ, फिर वही कहानी। ये एक अंतहीन सिलसिला सा है, जैसे पिंजरे में वो चूहा गोल गोल पहिए पर दौड़ता रहता है ना। हाँ, दौड़ता रहता है, मेहनत बहुत करता है पर पहुंचता कहीं नहीं। और देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन की बात नहीं है, ये एक मानसिकता का जाल है। ये सीधे सीधे उस पुअर डैड वाली सोच से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने किया। अच्छा, कैसे? कि मतलब जिंदगी का मुख्य मकसद ही बन जाता है एक नौकरी पाना और उससे तनख्वाह कमाना। अब इसमें दिक्कत यह है कि सारी ताकत, सारा समय वो सिर्फ आज की जरूरतों और खर्चों को पूरा करने में ही निकल जाता है। तो भविष्य के लिए, मतलब असल में कुछ संपत्ति बनाने के लिए ना तो पैसा बचता है और ना ही वो सोच बन पाती है। इसे और साफ समझने के लिए स्रोत में एक उदाहरण भी है। राम नाम का एक आईटी इंजीनियर। हाँ, बताइए। राम मेहनती है, काबिल है, सैलरी भी अच्छी खासी है, तो बाहर से देखने में तो लगता है कि भाई सफल है। हाँ, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी। लेकिन जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि महीने के अंत तक उसकी सैलरी लगभग पूरी, घर की ईएमआई, कार लोन, बच्चों की स्कूल फीस, क्रेडिट कार्ड बिल, इन सब में निकल जाती है। ये राम का उदाहरण बिल्कुल सटीक तरीके से उस चीज को दिखाता है जिसे स्रोत सैलरी ट्रैप कहता है, मतलब वेतन का जाल। सैलरी ट्रैप। हाँ, अक्सर होता क्या है, और ये बहुत आम बात है, कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है, हाँ, उसके खर्चे भी उसी अनुपात में या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं शायद इसे। बिल्कुल, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बड़ी सैलरी मतलब बड़ा घर चाहिए, बेहतर कार चाहिए, छुट्टियां महंगी वाली चाहिए, गैजेट्स नए चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, जरूरतें तो बढ़ती हैं। हाँ, लेकिन अगर ये सब चीजें आपकी देनदारियां यानी लायबिलिटीज बढ़ा रही हैं और संपत्ति यानी एसेट्स नहीं बना रही हैं, तो आर्थिक रूप से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा। आप शायद पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, पर आप फंसे उसी जाल में हैं। बस जाल थोड़ा बड़ा और सुनहरा हो गया है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर लग रही है। मतलब ज्यादा कमाना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई इस रैट रेस से बाहर निकल ही जाएगा। गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, अगर सोच वही पुरानी है तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर शायद वो रिच डैड वाली सोच काम आती है। क्या कहता है स्रोत इसके बारे में? वो जो लाइन है, पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, इसका असली मतलब क्या है? बिल्कुल यहीं पर वो दूसरा नजरिया, वो रिच डैड वाली सोच एक अलग रास्ता सुझाती है। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो पारंपरिक सोच से एकदम अलग है। कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक सोच क्या कहती है? तुम काम करो, पैसा कमाओ, खर्च करो। ज्यादातर लोग इसी में रहते हैं। हाँ, यही होता है। रिच डैड की सोच कहती है, तुम काम करो, पैसा कमाओ, उस पैसे से संपत्ति, एसेट्स खरीदो या बनाओ। अच्छा। फिर वो संपत्ति तुम्हारे लिए और पैसा कमाएगी, और फिर उस पैसे से और संपत्ति बनाओ। ये भी एक चक्र है,
लेकिन ये ऊपर ले जाने वाला चक्र है, नीचे खींचने वाला नहीं। संपत्ति बनाना, एसेट्स, ये शब्द सुनते तो हैं हम, लेकिन एक आम आदमी के लिए इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेस वालों या करोड़पतियों के लिए होता है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? नहीं नहीं, स्रोत इसे बहुत सरल रखने की कोशिश करता है। उसके अनुसार संपत्ति यानी एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। पैसा डालती है। हाँ, बिना आपके हर पल सक्रिय रूप से काम किए। और इसके उलट देनदारी यानी लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एसेट पैसा लाता है, लायबिलिटी पैसा ले जाता है। ठीक है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं स्रोत में जैसे बताए गए हों? जरूर। स्रोत के हिसाब से संपत्ति के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया, तो उससे जो किराया आ रहा है हाँ, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। या किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे हाँ। जिससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, बॉन्ड्स खरीदे जिनसे ब्याज आ रहा है, या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू किया जो काफी हद तक अपने आप चलता है और मुनाफा देता है, या फिर आपकी कोई लिखी हुई किताब या बनाया हुआ म्यूजिक जिससे रॉयल्टी आ रही है। ये सब चीजें एसेट्स हैं क्योंकि ये पैसा ला रही हैं। अच्छा, और लायबिलिटीज वो क्या हुई फिर? लायबिलिटीज वो चीजें हैं जिनके लिए आपको लगातार अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, जैसे आपका अपना घर जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं। लेकिन घर तो एसेट मानते हैं सब। हाँ, यहीं पर स्रोत का नजरिया अलग है। जब तक आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मरम्मत पर खर्च कर रहे हैं और वो आपको कोई आमदनी नहीं दे रहा, तब तक वो पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। तो स्रोत के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है। अरे, इसी तरह आपकी कार, जिसके लोन की किस्त जा रही है, बीमा, पेट्रोल, रखरखाव पर खर्च हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर ब्याज लग रहा है, ये सब पैसा निकाल रही हैं। मजे की बात यह है कि स्रोत कहता है कि पुअर डैड की सोच अक्सर लोगों को लायबिलिटीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और लोग उन्हें एसेट समझ बैठते हैं। जैसे बड़ा घर या महंगी कार? बिल्कुल, इन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता है। लगता है कि हमने कुछ बड़ा हासिल किया, लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो ये शुरुआत में देनदारियां ही होती हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। मतलब घर, जिसे हम शायद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते आए हैं, वो शुरुआत में लायबिलिटी हो सकता है। स्रोत के नजरिए से देखें तो हाँ, बिल्कुल। जब तक वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है और आय का स्रोत नहीं बना है, तब तक वो लायबिलिटी है। रिच डैड का दर्शन क्या कहता है? वो कहता है कि पहले एसेट्स बनाओ, ऐसे एसेट्स जो कैश फ्लो पैदा करें, मतलब जिनसे लगातार पैसा आता रहे। अच्छा। और फिर उस कैश फ्लो से, उस कमाई से अपनी मनचाही चीजें खरीदो, चाहे वो बड़ा घर हो या कार। इस तरह क्या होगा, आपकी संपत्ति आपकी देनदारियों का खर्चा उठाएगी, ना कि आपकी नौकरी की तनख्वाह। बात समझ में आई। तो पैसे को अपने लिए काम पर लगाना का असल मतलब हुआ कि एसेट्स का एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करता रहे। मतलब पैसिव इनकम स्ट्रीम्स तैयार करना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही उस दर्शन का सार है। ध्यान सिर्फ महीने की सैलरी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे एसेट्स बनाने पर होना चाहिए जो आपको नियमित आय दें। चाहे आप उस वक्त काम कर रहे हो या नहीं। हाँ, चाहे आप उस वक्त सक्रिय रूप से काम कर रहे हों या नहीं, ये आय आपकी नौकरी की आय के अलावा होती है। और धीरे धीरे ये इतनी बढ़ सकती है कि आपके सारे खर्चों को पूरा कर सके। और जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, स्रोत के अनुसार उसी दिन आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप उस रैट रेस से बाहर आ जाते हैं। वाह, ये सुनने में तो बहुत ही शक्तिशाली विचार लगता है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि कोई व्यक्ति, खासकर वो जो अभी अपनी नौकरी पर ही पूरी तरह निर्भर है, वो इस दिशा में पहला कदम कैसे बढ़ाए? क्या स्रोत कोई एक्शनेबल इंसाइट, कोई व्यावहारिक सलाह भी देता है? क्योंकि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर शुरू करना अक्सर मुश्किल लगता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि एक दिशा भी देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शुरुआत अपनी सोच बदलने से होती है। सोच बदलने से? हाँ, सबसे पहले तो ये मानना होगा कि आपकी नौकरी या आपका जो भी पेशा है, वो आपकी आय का एकमात्र स्रोत नहीं होना चाहिए। अपने हुनर का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए मत कीजिए, तो फिर? बल्कि उनसे संपत्ति बनाने का अवसर तलाशिए। अपने हुनर से संपत्ति बनाना, इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आप अच्छा लिखती हैं, तो आप सिर्फ किसी कंपनी के लिए लिखने की बजाय अपनी किताब लिखने का सोच सकती हैं। वो किताब एक एसेट बन सकती है, उससे रॉयल्टी आ सकती है। अच्छा। अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर है, तो वो अपना कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बना सकता है। अगर कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है, तो वो ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेच सकता है।
ये सब उदाहरण है कि कैसे आप अपने हुनर को सीधे तनख्वाह में बदलने के बजाय एक ऐसी संपत्ति में बदल सकते हैं जो बाद में आय उत्पन्न करे। स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि वित्तीय शिक्षा मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। आपको ये सीखना होगा कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, निवेश कैसे काम करता है, पैसे का मैनेजमेंट कैसे होता है। ये ज्ञान अक्सर हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता। यानी सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना और लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। ये काम छोड़ने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि काम के साथ साथ या काम के अलावा कुछ और बनाने की बात है। बिल्कुल। ये विचार काम न करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये काम को एक जरिए की तरह इस्तेमाल करने का है, जिससे आप ऐसी संपत्ति खड़ी कर सकें जो भविष्य में आपके लिए आय लाती रहे। और देखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है। जैसे शायद थोड़ा सा पैसा बचाकर किसी म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करना, या शेयर बाजार के बारे में सीखना शुरू करना, रियल एस्टेट के बारे में पढ़ना, या कोई बहुत छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करना। जरूरी है कि पहला कदम उठाया जाए और अपनी सोच को सैलरी सेंट्रिक से एसेट सेंट्रिक बनाया जाए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें, तो मुख्य बात ये समझ में आती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो। इसे लेकर दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है पैसे के लिए काम करते रहना, जो हमें उस रैट रेस और सैलरी ट्रैप में फंसाए रख सकता है, भले ही हमारी तनख्वाह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, यानी अपनी ऊर्जा और अपने पैसे का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में करना, ऐसे सिस्टम खड़े करना जो पैसिव इनकम पैदा करे। श्रोत के रिच डैड दर्शन का यही केंद्रीय विचार है ना? हाँ, यही केंद्रीय विचार है। और ये सिर्फ अमीर होने की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने और सोचने का एक अलग तरीका है। एक कर्मचारी वाली मानसिकता से आगे बढ़कर एक निवेशक या एक उद्यमी की तरह सोचना। ये वाकई सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि पैसे से पैसा बनाना लक्ष्य है, ताकि आखिरकार समय की आजादी मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। इस पूरी बातचीत और स्रोत सामग्री के नजरिए को ध्यान में रखते हुए ये सोचने वाला सवाल है कि हर कोई अपने पैसे और काम के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखता है। क्या वो मुख्य रूप से पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या उन्होंने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की दिशा में कोई कदम उठाया है, छोटा सा भी करना शुरू करना हो, या बस अपनी आमदनी और खर्चों को एसेट और लायबिलिटी के नजरिए से देखना शुरू करना हो। हाँ, ये भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। विचार जरूर कीजिएगा।